नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजी ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उसके मॉडल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता होगा कि हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में आपका कंप्यूटर से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इंडिया जीके से आपका 15 क्वेश्चन और आपका छत्तीसगढ़ जीएस से आपका 5 क्वेश्चन आएगा और करेंट अफेयर से आपका 5 क्वेश्चन रहेगा। साथ ही साथ आपका जो बाल विकास है अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ से भी आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन सभी आपका जो सब्जेक्ट है इसको ध्यान में रखते हुए आज की इस प्रश्न पेपर को बनाया गया है। आपको एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है और आज हम लोग टोटल आपका अबाउट 100 अर्थात 100 के आसपास हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्लासेस थोड़ा सा स्पीड रहेगा, मैं क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन को डील करना मुझे पड़ेगा क्योंकि हम बहुत सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर आज के इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए हमारा पहला प्रश्न देखो, पहले हम लोग कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंप्यूटर के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे गणित के क्वेश्चंस, गणित के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी के क्वेश्चन, हिंदी के बाद इंडिया जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग इंग्लिश से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक मूल कार्य नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, पहला है टेक्स्ट कॉपी करना, दूसरा डाटा का प्रसंस्करण करना, तीसरा डाटा संग्रहित करना और चौथा इनपुट स्वीकार करना। कौन सा कंप्यूटर का एक मूल कार्य नहीं है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, देखो डाटा का प्रसंस्करण करना कंप्यूटर का मूल कार्य है, डाटा संग्रहित करना ये भी कंप्यूटर का मूल कार्य है, इनपुट को स्वीकार करना ये भी कंप्यूटर का मूल कार्य है, लेकिन टेक्स्ट को कॉपी करना ये कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है ना, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का एक मूल कार्य नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा पर टेक्स्ट कॉपी करना। ठीक है, बाकी डाटा का प्रसंस्करण करना, डाटा संग्रहित करना और इनपुट स्वीकार करना है कंप्यूटर के मूल कार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड चलूंगा। दूसरा प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, दूसरा स्कैनर, तीसरा कीबोर्ड, चौथा माउस। आपको बताना है कि कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सीपीयू के नाम से भी जानते हैं, सीपीयू, और इसी सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का, इसी को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है जी, आपका ब्रेन कहा जाता है ना, कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। आपका ऑप्शन है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, दूसरा स्कैनर, तीसरा कीबोर्ड और चौथा माउस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। ठीक है, इसका सही आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी स्कैनर, कीबोर्ड और माउस ये आपका इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, आपका इनपुट डिवाइस है, ये आपको याद रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखो कंप्यूटर माउस किस प्रकार का उपकरण है। सिंपल क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का उपकरण है, स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट या सॉफ्टवेयर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सबने यूज भी किया होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जो कंप्यूटर माउस है किस प्रकार का उपकरण है, तो इनपुट उपकरण है, इनपुट डिवाइस है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वीजीए का पूर्ण रूप क्या है। आपको वीजीए का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, वीडियो ग्राफिक्स अरे, विजुअल ग्राफिक्स एडाप्टर, वर्चुअल ग्राफिक्स एक्सेस और वोलेटाइल ग्राफिक्स एडाप्टर। तो आपको वीजीए का पूर्ण रूप बताना है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, वीडियो ग्राफिक्स अरे। क्या हो जाएगा आपका, वीडियो ग्राफिक्स अरे, याद रखना है जी। वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, वीडियो ग्राफिक्स अरे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया जी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेटवर्क में एक कंप्यूटर जिसे स्थानीय नेटवर्क के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है जब तक कि अनुमति नहीं दी जाती, क्या कहलाता है। इंट्रानेट, इंटरनेट, मध्यस्थ या आधुनिक। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, देखो कि नेटवर्क में एक कंप्यूटर जिसे स्थानीय नेटवर्क के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता जब तक कि अनुमति नहीं दी जाती है, क्या कहलाता है वो, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंट्रानेट। क्या कहलाएगा, इंट्रानेट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, इंट्रानेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रानेट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। चूंकि आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। बस मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग को ये पता लगे कि कैसे, किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके पढ़ने की रणनीति क्या होगी। तो ये सब क्वेश्चन को देखिए, देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे और आपको कैसे पढ़ना है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 8 बिट कितने बाइट के बराबर होता है। आपको बताना है जो 8 बिट होता है वो कितने बाइट के बराबर होता है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देखो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है 24। तो जो 8 बिट होता है ना ये आपका 1 बाइट के बराबर होता है। कितना? 1 बाइट है ना। और 1 किलो बाइट पूछेगा, 1 किलो बाइट अगर आपसे पूछेगा 1 किलो बाइट इज इक्वल टू कितना होता है तो आपको बताना है 1000 बाइट। कितना होता है जी आपका? 1000 बाइट होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा 1 MB इज इक्वल टू कितना होता है तो 1 MB इक्वल टू 1024 किलो बाइट होता है। ठीक है। 1024 किलो बाइट होता है, ये आपको याद रखना है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था 8 बिट कितने बाइट के बराबर है, तो 8 बिट आपका 1 बाइट के बराबर होता है। कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते। देखिए डॉस का पूर्ण रूप क्या है ना। आपको डॉस का फुल फॉर्म बताना है। डिस्टेंस ऑपरेटिंग सिस्टम, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का आपको फुल फॉर्म बताना है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा जी आपका? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको अच्छे से आप लोग को याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देता है, जो आपका ब्लूटूथ मेथड होता है वो किसकी अनुमति देता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पहला 10 किलोमीटर के दायरे में फाइलें भेजना। भैया आप लोग बताओ क्या ब्लूटूथ के माध्यम से 10 किलोमीटर के दायरे में आप फाइल को भेज सकते हो? ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा ईमेल भेजना, ब्लूटूथ के माध्यम से आप ईमेल भी नहीं भेज सकते। ठीक है। कम दूरी पर विभिन्न उपकरणों के बीच वायरलेस कनेक्शन, ये तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। इंटरनेट से फिल्में डाउनलोड करना, ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन, कम दूरी पर विभिन्न उपकरणों के बीच वायरलेस कनेक्शन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा फायरवॉल क्या है। आपको बताना है फायरवॉल क्या है। एक सिस्टम जो कंप्यूटर से वायरस को स्कैन करता है और हटाता है। दूसरा एक सिस्टम जो एक निजी नेटवर्क तक अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है। और तीसरा एक सिस्टम जो उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। और चौथा है आपका, देखिए चौथा, एक सेकंड ना, और चौथा है आपका एक सिस्टम जिसमें कई कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बताना आप लोग को इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। फायरवॉल क्या है आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, एक सिस्टम जो एक निजी नेटवर्क तक अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है। ठीक है। एक सिस्टम जो एक निजी नेटवर्क तक अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा जी। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक टेबल में एक सेल को कई सेल में विभाजित करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि MS वर्ड में कौन सा एक विकल्प एक टेबल में एक सेल को कई सेल में विभाजित करता है। ऑप्शन है मर्ज सेल, स्प्लिट सेल्स और स्प्लिट टेबल्स और ऑटो फिट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्प्लिट सेल्स। क्या हो जाएगा? स्प्लिट सेल्स। ठीक है। तो जो MS वर्ड में आपका जो स्प्लिट सेल्स है, ये आपका विकल्प है, वो टेबल में एक सेल को कई सेल में विभाजित करता है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड ऑप्शन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखो, MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है। आपको MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी बताना है। Ctrl+B, Ctrl+N, Ctrl+D, Ctrl+M। चलो इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, देखो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है ना, उसके लिए शॉर्टकट क्या हो जाएगा? Ctrl+N। क्या हो जाएगा? Ctrl+N इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। Ctrl+N इसका सही आंसर होगा जी। अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स, आपका न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट से खोलना है ना, तो इसके लिए आपको शॉर्टकट की के रूप में Ctrl+N को आपको प्रेस करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए डेटाबेस के प्रबंधन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंपाइलर का, DBMS का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। डेटाबेस के प्रबंधन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पर DBMS, है ना। DBMS, उसके बाद BMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर मैं इसका फुल फॉर्म बताऊं तो क्या हो जाएगा पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो MS एक्सेल में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। MS एक्सेल में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। Ctrl+K, Ctrl+V, Alt+V और Alt+K। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+K, है ना। Ctrl+K इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। MS एक्सेल में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए आपका Ctrl+K शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण नहीं है? माई एसक्यूएल, ओरेकल्स और एमएस एक्सेस, और ऑप्शन है सभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के उदाहरण है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण नहीं है। देखो, माई एसक्यूएल ये भी है, ओरेकल भी है, एमएस एक्सेस भी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के उदाहरण है। मतलब जो ऑप्शन में जितने दिए गए हैं ना, ये आपका सभी क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के उदाहरण है। तो कौन डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण नहीं है बोला गया है? इसका सही आंसर नहीं है बोला गया है, लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन दिए हैं सभी के सभी है, इसीलिए सभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के उदाहरण है हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड, उसके बाद सिम्बियन ओएस, फायरफॉक्स और आईओएस। बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये भी आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो एंड्रॉयड तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। उसके बाद आपका सिम्बियन ओएस, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद देखिए आपका आईओएस, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका सही आंसर आपका फायरफॉक्स हो जाएगा। ठीक है, ये फायरफॉक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और डेटाबेस मैनेजमेंट। बताना है कि कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका डेटाबेस प्रबंधन, अर्थात क्या हो जाएगा? डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, जो डेटाबेस मैनेजमेंट है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है। बाकी आपका मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट, ये तीनों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, किस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय घटक से जुड़े कई नोड्स होते हैं? बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या ट्री टोपोलॉजी। बताना है किस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय घटक से जुड़े कई नोड्स होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टार टोपोलॉजी। क्या हो जाएगा आपका? स्टार टोपोलॉजी। ठीक है जी, इसको भी याद रखना, ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। किस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय घटक से जुड़े कई नोड्स होते हैं? तो स्टार टोपोलॉजी। मैंने कंप्यूटर के जितने क्वेश्चन लिए हैं ना, सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाइएगा ही। तो किस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय घटक से जुड़े कई नोड्स होते हैं? तो स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, और अगर आपको एक डिटेलिंग वीडियो वगैरह देखना है तो मैं आपका इसी चैनल में कंप्यूटर एमसीक्यू करके भी वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, उसमें आप डिटेलिंग देख सकते हो। अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको केवल आंसर ही बताते चल रहा हूँ जी, है ना। आपको बस एक बार जान लेना है कैसे क्वेश्चंस आएगा, इस प्रकार से आपको तैयारी को अपने अंजाम देना है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गूगल द्वारा विकसित मोबाइल फ़ोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अमीबा, मैगलन, एंड्रॉइड, उबंटू। बताना है गूगल द्वारा विकसित मोबाइल फ़ोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सभी के सभी यूज़ करते हैं, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, एंड्रॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो गूगल द्वारा विकसित मोबाइल फ़ोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो एंड्रॉइड है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आईपी एड्रेस का आकार क्या होता है? 4 बिट, 32 बाइट, 16 बाइट या 4 बाइट? जो आईपी एड्रेस होता है ना, आईपी एड्रेस, जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस, इसका आकार कितना होता है आपका? 4 बाइट होता है। कितना होता है जी आपका? 4 बाइट। ये आपको अच्छे से याद रखना है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटोकॉल जो ईमेल प्राप्त करने में मदद करता है उसे क्या कहा जाता है? SMTP, HTTP, FTP या POP3? प्रोटोकॉल जो ईमेल प्राप्त करने में मदद करता है उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका POP3, है ना। POP3, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, POP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर POP3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। डायनामिक रैम ड्रेम स्टैटिक रैम स्क्रैम की तुलना में धीमी क्यों होता है? आपसे बोला जा रहा है कि जो डायनामिक रैम जिसको ड्रेम के नाम से जानते हैं और स्टैटिक रैम जिसको SCRM अर्थात स्क्रैम के नाम से जानते हैं, तो डायनामिक रैम स्टैटिक रैम की तुलना में धीमी क्यों होता है? ऑप्शन है ड्रैम फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग करता है, दूसरा ड्रैम महंगा होता है, तीसरा ड्रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है और ड्रैम सस्ता होता है। ध्यान रखना, जो आपका ड्रैम होता है ना, ड्रैम को आपका बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है जी। ठीक है, आपका ड्रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, इसीलिए जो आपका डायनामिक रैम स्टैटिक रैम की तुलना में धीमी होता है। ठीक है, याद रखना, जो ड्रैम है इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है बार बार, इसीलिए आपका किसकी तुलना में? स्टैटिक रैम अर्थात SRAM की तुलना में क्या होता है? ये धीमी होता है। इसका सही आंसर हमारा 3rd ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखिए, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई का चयन कीजिए, केबी, एमबी, जीबी या टीबी। बताना है कौन सा आपका न्यूनतम मेमोरी साइज है। इसका सही आंसर आपका केबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आपका केबी हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई आपको चयन करना था, इसका सही आंसर आपका केबी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, क्या एक परिवर्तनशील मेमोरी है? SRAM, DRAM, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है क्या एक परिवर्तनशील मेमोरी है। ठीक है, देखो अब भी जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न मैंने बताया था। देखो यहाँ पर देखो, SRAM इसको बोलते हैं स्टैटिक रैम बोलते हैं, है ना, और DRAM इसको बोलते हैं डायनामिक रैम, है ना। तो यहाँ पास क्वेश्चन है कि आपका क्या एक परिवर्तनशील मेमोरी है, आपका स्टैटिक रैम या डायनामिक रैम या आपका ए और बी दोनों और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका ए और बी दोनों, है ना। ये दोनों आपका परिवर्तनशील मेमोरी है। आपका SCRAM भी है ना और DRAM भी, ये आपका दोनों क्या है? परिवर्तनशील मेमोरी हो जाएगा। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या? देखो, डिजिटल कैमरा में निम्नलिखित में से किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? वर्चुअल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, मेन मेमोरी या कैश मेमोरी। तो जो डिजिटल कैमरा होता है ना, उसमें कौन से मेमोरी का प्रयोग करते हैं? फ्लैश मेमोरी का। किसका जी? आपका फ्लैश मेमोरी का। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा? देखिए, आपका निम्नलिखित में से कौन सी इकाई डेटा की सबसे बड़ी राशि का प्रतिनिधित्व करती है? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट। सीधा समझ में आ रहा है, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पर टेराबाइट। ठीक है, तो कौन सी इकाई डेटा की सबसे बड़ी राशि का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही आंसर आपका टेराबाइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन केवल रीड ओनली मेमोरी अर्थात रोम का एक प्रकार नहीं है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केवल रीड ओनली मेमोरी, ROM का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, इसका एक प्रकार नहीं है? EPROM या EEPROM या PROM या DROM। ये आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जब पर DROM, है ना। इसका आपको फुल फॉर्म बताना है कमेंट सेक्शन में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, है ना। इसका सही आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का वायरस है? स्पाइलवेयर, कीलोगर, रैंसमवेयर और ट्रोजन हॉर्स। बताना है कौन सा कंप्यूटर का वायरस है। केवल 4, 2 और 4, 1, 2 और 3 और सब सही हैं। ठीक है, देखो तो देखो, स्पाईवेयर भी कंप्यूटर वायरस है, कीलोगर भी कंप्यूटर वायरस है, रैंसमवेयर भी कंप्यूटर वायरस है, ट्रोजन हॉर्स भी कंप्यूटर वायरस है। इसका सही आंसर फोर्थ हो जाएगा आपका। सब सही है, मतलब ये चारों क्या आपका कंप्यूटर वायरस है, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र है? ओपेरा, टिंडर, पिकासा और फ्लिपकार्ट। आपको बताना है कि कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र है। ओपेरा, देखो टिंडर नहीं है, ना ही पिकासा है, ना आपका ये फ्लिपकार्ट है ना, ये भी आपका नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ओपेरा। सभी लोग यूज़ भी करते हैं हम लोग, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र है? तो ओपेरा क्या है? एक इंटरनेट ब्राउज़र है, आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है? देखो www.google.co.in, उसके बाद www.bing.com, www.gmail.com और www.yahoo.com। तो कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है? देखो आपका google.com तो है, बिंग भी है, आपका याहू भी है, तो आपका www.gmail.com ये आपका सर्च इंजन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंटरनेट के द्वारा किस प्रकार की स्विचिंग का उपयोग किया जाता है? पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग या टेलेक्स स्विचिंग। तो इंटरनेट के दौरान किस प्रकार की स्विचिंग का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा आपका पैकेट स्विचिंग। क्या हो जाएगा आपका? पैकेट स्विचिंग हो जाएगा जी। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। फायरवॉल का उपयोग संचार नेटवर्क या सिस्टम में किससे सुरक्षा के लिए किया जाता है? अनऑथराइज्ड अटैक, डेटा ड्रिवेन अटैक, फायर अटैक या वायरस अटैक। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका अनऑथराइज्ड अटैक। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आपका अनऑथराइज्ड अटैक, है ना। तो फायरवॉल का उपयोग संचार नेटवर्क या सिस्टम में किसके सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो आपका अनऑथराइज्ड अटैक हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखो अभी हमने पूरे कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आप लोग ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है ना, ऐसा नहीं है जी, है ना। देखिएगा, जैसे कि मैं बार बार एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे कि CGPSC हमारे राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम है, उसमें ऐसे क्वेश्चन थे जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य कितने अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अब आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम हार्ड क्वेश्चन देगा। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेगा कि जितने जो
पुराने क्वेश्चन है जिसको बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके जाइएगा, निश्चित ही आप बहुत क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ नए क्वेश्चन भी आप लोग को करना है, लेकिन आप PYQ ज़्यादा सॉल्व करिएगा, पुराने क्वेश्चन आपको ज़्यादा सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं गणित के क्वेश्चन। गणित के अभी आप लोग को 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। गणित के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी का। देखते हैं, चलिए अभी हम लोग गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। पहला बिल्कुल सही है। दो एक सम अभाज्य संख्या है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। सम संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से आपका भाग चला जाए, वही आपका सम संख्या कहलाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा, तीन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और चौथा, चार सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो बताना इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन गलत है। चार सबसे छोटी संयुक्त संख्या, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। 2 × 2 करोगे तो कितना आता है? आपका 4 आता है, ठीक है। तो दो आपका संयुक्त हुआ, जब दो संयुक्त हुए तब 4 का निर्माण हुआ, तो 4 सबसे छोटी संयुक्त संख्या, ये भी आपका बिल्कुल सही है। 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन इसमें गलत पूछा गया है? इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ये तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इसमें 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको एक संख्या दिया गया है, आपको देखिए संख्या क्या दिया गया है आपका, देखो इकाई, दहाई, एक सेकंड ना, संख्या क्या दिया गया है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, 23 लाख आपका 46,754, ये आपका संख्या दिया गया है। इसमें 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक संख्या दिया गया है 23,46,754, ये आपको संख्या दिया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर। तो इसमें 5 के स्थानीय मान क्या होगा? देख लो, 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 के स्थानीय मान इकाई और दहाई, ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? आपका 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका 50 हो जाएगा। और बोला जा रहा है और अंकित मान के बीच, है ना, किसी भी संख्या का अंकित मान वह स्वयं संख्या होता है, ठीक है। तो अंकित मान, 5 का अंकित मान क्या होगा? आपका 5 ही होगा। अब बोला जा रहा है कि 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 5 के स्थानीय मान 50 था और अंकित मान 5 है, तो 50 में 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 45 आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको एक संख्या दिया गया था आपका 23,46,754, इसमें 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच आपको अंतर ज्ञात करना था। इसका सही आंसर 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45, ठीक है। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा जी। क्या होगा? थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 2,04,338 को उल्टा लिखते समय हजारवें स्थान पर संख्या क्या होगी? देखो क्या बोला जा रहा है आपका 2 लाख, है ना, उसके बाद आपका 4,338, ये एक संख्या है, ठीक है। 2,04,338 को उल्टा लिखते समय ये हमको संख्या दिया गया है। अब इस संख्या को हमको उल्टा लिखना है। क्या लिखना है? इसको हमको उल्टा लिखना है। उल्टा लिखेंगे क्या हो जाएगा आपका? 8,33,402, ये हो जाएगा। उल्टा लिखेंगे तो ये होगा ना, उल्टा मतलब इधर से हम लोग को लिखना है, तो 8,33,402 हो जाएगा। एक्चुअल में कितना दिया है आपको? देखो 2 लाख, उसके बाद 4,338 दिया है। 2,04,338, देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 2,04,338 दिया है। इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 लाख, है ना, 33,402 हो जाएगा उल्टा लिखेंगे तो उल्टा लिखते समय हजारवें स्थान पर संख्या क्या होगी? ये इकाई हो जाएगा, इकाई के बाद ये आपका दहाई हो जाएगा, दहाई के बाद ये आपका सैकड़ा हो जाएगा, सैकड़ा के बाद ये आपका हजार हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2,04,338 को उल्टा लिखते समय हजारवें स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो हजारवें स्थान पर कौन सी संख्या होगी? जब आपका 3 है ना, तो इसका सही आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। होपफुली चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर छोटी संख्या है और अंकों का गुणनफल 40 है। क्या क्या कंडीशन बोला जा रहा है? 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर, ठीक है, क्या बोला जा रहा है? देखो इकाई के स्थान पर क्या है? छोटी संख्या, इकाई के स्थान पर छोटी संख्या। और आपको पता लग गया है कि आपका 2 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या? 2 अंकों की संख्या, है ना। 2 अंकों की संख्या, चलो ये XY है, 2 अंकों की संख्या है। और बोला जा रहा है कि जो आपका इकाई के स्थान पर छोटी संख्या है, तो ये आपका इकाई, ये क्या होगा? X से क्या होगा? आपका छोटी होगा, है ना। इकाई अर्थात Y, तो ये Y किससे छोटा होगा बोला जा रहा है? X से छोटा होगा बोला जा रहा है। और
और अंकों का गुणनफल 40 है और इन दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। और अंकों के बीच का अंतर अर्थात आप x माइनस वाई करोगे तो इसके बीच का अंतर 3 होना चाहिए बोला जा रहा है, तब उस संख्या को आपको पता लगाना है। ऑप्शन दिए गए हैं 58, 85, 25 और 52। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं। देखो, दो अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर छोटी संख्या है और अंकों का गुणनफल 40 है। देख लो कि अंकों का गुणनफल कितना आपका 40, 5 अट्ठे 40 और 8 पंचे 40, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। 5 दूनी 10 ये तो नहीं होगा, 5 दूनी 10 ये भी नहीं होगा, ये दोनों खत्म। अब बोला जा रहा है कि आपका इकाई के स्थान पर छोटी संख्या है, इकाई के स्थान पर, तो इकाई के स्थान पर छोटी संख्या होना चाहिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पास इकाई के स्थान पर तो बड़ी संख्या हो गया है, 8 हो गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा 85। देख लो, इकाई के स्थान पर छोटी संख्या है, 8 से तो छोटा है ना, ये बिल्कुल सही है। और दोनों अंकों का गुणनफल 40 है, अगर 8 गुना 5 करोगे तो कितना आएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। और अंकों के बीच का अंतर आपका 3 है, अगर आप 8 माइनस 5 करोगे भैया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही तो पूछा गया, इसलिए इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन होगा। क्या होगा इसका सही आंसर, सेकंड ऑप्शन। होपफुली चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग बढ़िया सीधा ऑप्शन का प्रयोग करते हुए इसको आप लोग को बनाना है फटाफट। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 और लघुत्तम समापवर्तक 1248 है। अब देखो जो डाटा हमको दिया गया उसको हम लोग लिखते चलते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, ठीक है, HCF कितना दिया गया है आपका, 8 दिया गया है ना, और LCM कितना दिया गया आपका, 1248 दिया गया है। कितना दिया है, 1248। और यदि एक संख्या है ना, एक संख्या, हमको एक संख्या का वैल्यू कितना दिया है, 96 दिया है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है ना, दूसरी संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है जी, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या का वैल्यू हम लोग क्या मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या, पास में लिख दे रहा हूँ, देखो माना दूसरी संख्या क्या है, माना दूसरी संख्या x है। हम लोग दूसरी संख्या x को मान लेते हैं, है ना। अब हमको इसी दूसरी संख्या को ज्ञात करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा। देखो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया पहला 136, दूसरा 88, तीसरा 120 और चौथा आपका 104, है ना। इस क्वेश्चन का हम लोग को सही आंसर करना है। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग को अच्छे से मेरे साथ बताना है। चलो जी, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है आपका, LCF गुना आप मतलब LCF गुना LCM इज इक्वल टू क्या होता है आपका, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। चलो अब देखो वैल्यू जो दिया गया है आपका, LCM का वैल्यू कितना दिया है आपका, देखो पहले देखो आपका LCF का वैल्यू 8 दिया है और LCM का वैल्यू आपका 1248 दिया है ना, इज इक्वल टू पहली संख्या कितना है आपका, देखो पहली संख्या आपका 96 है, तो दूसरी संख्या को आपको निकालना है। और दूसरी संख्या हमने क्या माना है, हमने x माना है, ठीक है। तो x का वैल्यू आपको निकालना है, तो 8 गुना 1248 बटा कितना हो जाएगा आपका, 96 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू आपसे निकल जाएगा, तो आपको x का वैल्यू इसको काउंट करके बताना है, इसका x का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर, एक सेकंड जी, है ना, इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकंड, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो काटते हैं, 8 एकम 8, 12 अट्ठे 96, ठीक है। अब देखो 1248 भागित 12 कर लो, ठीक है, 1248 भागित 12 कर लो, 12 एकम 12 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 4 आया तो ये 0 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 तिया 36, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा आपका, 1248 को अगर आप 12 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा जी, कितना आएगा आपका, देखिए 12 एकम 12 हो जाएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा, 12 चौका 48, हाँ 104, कितना आएगा इसका सही आंसर आपका 104, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको अच्छे से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18 और 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। आपको बताना है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 15, 18 और 24 और 15, 18, 24 और 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है, ठीक है। चलो तो इसमें करना क्या, देखो वह छोटी से छोटी संख्या बोला जा रहा है, तो आपको संख्या दिया गया 15, 18, 24 और आपका 28। अगर इन चारों का अगर आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, है ना। इन चारों का अगर आप लोग एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम
2520 आएगा। ठीक है, इसको आप लोग एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने सभी को आता है, मैं और टाइम लग जाएगा करके और निकाल के नहीं बता रहा हूँ, एलसीएम सभी को आता होगा निकालने। तो अगर आप 15, 18, 24 और 28 का एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2500 आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 24 और 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। अब देखो, अब प्रत्येक स्थिति में क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक स्थिति में ना, प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है बोला जा रहा है, प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, देखो यहाँ पास 2520 है, अगर मैं इसमें 5 ऐड करूँगा है ना तो क्या हो जाएगा आपका 2525। अब ये 2525 एक ऐसी संख्या हो जाएगी, वह छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जिससे हम लोग 15, 18, 24 और 28 अगर विभाजित करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में हमको 5 शेषफल बचेगा। ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आपका 2525 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, 2525 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए अब देखो यहाँ पास क्या क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पास क्वेश्चन दिया गया आपका 2 का घात 13 प्लस 2 का घात 14 प्लस 2 का घात 15 प्लस 2 का घात 16 प्लस 2 का घात 17 ये दिया है। किसका एक गुणक है, 2 का घात 13, 2 का घात 14, 2 का घात 15, 2 का घात 16 और 2 का घात 17 किसका एक गुणक है। तो करोगे क्या इसमें, देखो आप 2 का घात 13 को कॉमन निकाल दो तो यहाँ पास क्या बचेगा, 1 होगा प्लस 2 का घात 1 हो जाएगा प्लस 2 का घात 2 हो जाएगा प्लस 2 का घात 3 हो जाएगा प्लस 2 का घात आपका 4 हो जाएगा, होगा। ठीक है, अब होगा क्या, देखो यहाँ पास 2 का घात 13। ठीक है, अब 1 और 2 का घात 1 मतलब 2, 2 का घात 2 मतलब 4, 2 का घात 3 मतलब 8 और 2 का घात 4 मतलब 16। देखो ना जी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, है ना। अब देखो इसको आप जोड़िए, 2 का घात 13 अब कितना आ रहा है, 2 और 1 3, 4 3 7, 7 8 15, 15 16 31। तो किसका गुणक है, 31 का गुणक है ना। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। होपफुली चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया है, 2 का घात 13 को हमने कॉमन निकाल दिया, फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। निम्नलिखित में से कौन 3 से विभाज्य है, आपको बताना कौन से 3 से विभाज्य है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन 3 से विभाज्य है आपको बताना है। देखो कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होता है ना, कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होता है जब वो जो दिया गया संख्या है ना उनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पास ऑप्शन दिया है 8 5 9। ठीक है, 9 यहाँ पर देखिए 8 5 13 और 13 और 9 कितना हो जाएगा आपका, देखो 9 9 एक सेकंड ना, एक सेकंड जी, चलो सॉल्व करते हैं इसको। 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा आपका 22, है ना। 9 5 कितना होगा जी आपका 14, है ना, और 14 और 8 22 हो जाएगा। तो 22 क्या आपका 3 से विभाजित होता है, नहीं होता, तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 6 4 10, 10 5 15, 15 और 8, 15 और 8 कितना होगा, 8 5 13, 23 हो जाएगा। 23 भी क्या 3 से विभाजित होता है, तो ये भी नहीं होता, है ना। उसके बाद देखिए 5 5 10, 10 से 16, तो 16 क्या आपका 3 से विभाजित होता है, नहीं होता। अब इसको देखिए 9 3 12, 12 2 14 और 1 15, तो 15 क्या 3 से विभाजित होता है, हाँ होता है। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो इसका सही आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्याओं का अंतर किससे विभाजित होगा, 11 से, 9 से, 6 से या 2 से। आपको बताना है यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्याओं का अंतर किससे विभाजित होगा। देखिए मैं एक संख्या लेता हूँ, क्या बोला जा रहा है कि यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, अगर माना संख्या, माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या कितना है आपका 63 है। 2 अंकों की संख्या 63 है। ठीक है, 63 है। अब इसमें क्या करना है, 2 अंकों की संख्या के अंकों को आपस से बदल दिया जाए। ये आपका 2 अंकों की संख्या 63 है। अब मैं इसके अंकों को बदलता हूँ, है ना, इसको अंकों को बदलता हूँ। तो अगर मैं अंकों को बदलता हूँ तो अंकों को बदलने पर यह संख्या क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 36। ठीक है, तो संख्याओं का अंतर किससे विभाजित होगा। अब देखो ये पहले संख्या था, फिर जब मैंने इसको क्या कर दिया, अंकों को बदल दिया तो 36 हो गया। तो अगर मैं 36 से मतलब 63 से 36 को अगर मैं घटाऊंगा तो 13 में 6 कितना हो जाएगा आपका, देखो 13, है ना, 6 7 8 9 10 11 12 13, 7 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ कितना बचेगा 5, 5 में 3 कितना होगा आपका 2 हो जाएगा, है ना, 2।
तो देखो 27 किससे विभाजित है, 11 से है क्या, नहीं है, 6 से है क्या, नहीं है, 2 से है क्या, नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्याओं का अंतर किससे विभाजित होगा, आपका 9 से हो जाएगा। आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। के का वह न्यूनतम मान क्या है जिससे कि 123 के 578 11 से विभाज्य हो जाए। जबरदस्त प्रश्न है जी, है ना। देखो क्या बोला जा रहा है, के का वह न्यूनतम मान क्या है जिससे कि आपका 123 के 578 ये किससे विभाजित हो जाए, 11 से। 11 से आपका विभाजित हो जाए बोला जा रहा है। ठीक है, अब इसके लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखो आपका कोई भी संख्या है वो 11 से तभी विभाजित होती है ना जी, जब विषम स्थानों पर अंकों का योग, मैं लिख दे रहा हूँ, देखो जब आपका विषम स्थानों पर, जब विषम स्थानों पर अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग, जब विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर सम स्थानों पर अंकों का योग। यदि कोई संख्या है, मतलब कोई भी संख्या 11 से तभी विभाजित होती है जब विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों का योग। ठीक है, अंकों का योग के बीच का अंतर या तो शून्य हो या 11 से विभाज्य हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी जब विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों का योग के बीच का जो अंतर या तो शून्य हो या 11 से विभाज्य हो। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पास एक चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पास आपको नंबर्स क्या दिया गया है, 1 2 3 के 5 7 8 ये दिया गया है, नंबर ये दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पास देखो सम स्थानों पर कौन कौन सा अंक है। ठीक है, सम स्थान पर कौन कौन सा अंक है आपको देखो, आपका 2 है ना, उसके बाद के है ना, उसके बाद क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, ये 7 सम स्थान पर कौन कौन सा अंक है, ये है। और विषम स्थान पर कौन कौन सा अंक है, देखिए विषम स्थान पर कौन कौन सा अंक है आपका, 1 हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा आपका, और उसके बाद हो जाएगा क्या आपका 1 3 है ना, उसके बाद क्या होगा जब आपका 5 हो जाएगा, है ना, और क्या होगा आपका 8 होगा। देख लो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका विषम में 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और आपका 7 आ जाएगा, है ना, मतलब ये 7वां स्थान मतलब 8 आ जाएगा। अब बोला जा रहा है कि कोई भी संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी जब विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों का योग के बीच का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखो हम लोग करते हैं विषम स्थान पर अंकों का योग माइनस सम स्थान पर, ठीक है, सम स्थान पर अंकों का योग। ठीक है, अंकों का योग, चलो इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पास विषम स्थान पर अंकों का योग कितना है जी, विषम स्थान पर अंकों का योग कितना है आपका, विषम स्थान पर 1 + 3 + 5 + 8 है ना, उसके बाद क्या आपका माइनस सम स्थान पर अंकों का योग, है ना, माइनस सम स्थान पर अंकों का योग क्या हो जाएगा, देखिए माइनस सम स्थान पर अंकों का योग मतलब 2 + k, ठीक है, प्लस आपका 7, 2 + k + 7, तो माइनस का पूरा अंदर में गुना कर दीजिए। यहाँ पास पहले देख लो 3 और 1 4, 5 4 9 और 9 8 17, ये 17 हो गया, माइनस आपका 7 2 9 और ये माइनस के हो जाएगा -9 और माइनस के हो जाएगा। अब देखो यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो के को उधर ले जाओ, ठीक है, 17 - 9 = k, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा आपका 8, 9 8 कितना होता है 17, है ना, तो के का वैल्यू कितना होगा आपका 8 होगा। कितना होगा जब आपका 8, होपफुली समझ में आ गया होगा। मैंने जो बताया कि संख्या 11 से विभाज्य होगी जब विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर जो आपका अंकों का योग है उसके बीच का अंतर या तो 0 होगा या वह अंतर 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। चलो 8 हो जाएगा इसका सही आंसर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते, देखो 12.5% का लाभ अर्जित करने के लिए 720 रुपये में खरीदी गई एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको पूछा जा रहा है कि 12.5% का लाभ अर्जित करने के लिए 720 रुपये में खरीदी गई एक वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब आपको क्या याद करना है, विक्रय मूल्य। ठीक है, आपको विक्रय मूल्य क्या करना है जी, आपका ज्ञात करना है। ठीक है, 720 रुपये में खरीदी गई एक वस्तु का विक्रय मूल्य,
मतलब यहाँ से एक चीज़ आपको पता लग रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया गया है। देखो क्रय मूल्य दिया गया आपके पास 720 रुपये। बोला तो जा रहा है ना कि 720 रुपये में खरीदी गई, तो क्रय मूल्य कितना दिया गया आपका 720 रुपये दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद आप सभी को पता है लाभ इज इक्वल टू कितना होता है, लाभ इक्वल टू आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है आपका क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ का फार्मूला होता है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, ये चीज़। और हानि अगर पूछेगा तो हानि इक्वल टू क्या होता है, इसको भी ध्यान रखना, क्रय मूल्य। हानि इक्वल टू क्या होता है जी आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। हानि इक्वल टू क्या होता है आपका क्रय मूल्य माइनस क्या होता है आपका विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, अब देखो 12.5 का लाभ अर्जित करने के लिए, ठीक है, कितना 12.5% का लाभ अर्जित करने के लिए, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 12.5, ठीक है, गुना कितना हो जाएगा 1/100। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/8। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 1/8 ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लाभ को काउंट कर लेते हैं। लाभ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो क्रय मूल्य दिया है 720, तो 720 गुना 1/8 है ना, 720 गुना 1/8 करोगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको काट दीजिए। इसको काटने के बाद कितना हो जाएगा 12 का 5 का 72 है ना, 12 8 निया 8 एकम 8 8 निया 72 90। ठीक है, तो लाभ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, लाभ इक्वल टू आपका 90 हो जाएगा। कितना होगा 90। ठीक है, लाभ इक्वल टू आपका 90 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, देखो वस्तु का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है ना, वस्तु का विक्रय मूल्य। अब देखो मैंने फार्मूला बताया है, मैंने फार्मूला क्या बताया है, देखो यहाँ पास मैंने फार्मूला बताया है, लाभ इज इक्वल टू आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्या है आपका क्रय मूल्य। अब देखिए आपको लाभ का वैल्यू पता है 90, लाभ का वैल्यू पता है ना, क्रय मूल्य का भी वैल्यू आपको पता है, आपको विक्रय मूल्य चाहिए, तो विक्रय मूल्य आप निकालोगे तो फार्मूला कैसे बनाओगे, विक्रय मूल्य आपको चाहिए तो लाभ प्लस क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, लाभ प्लस क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको विक्रय मूल्य चाहिए तो लाभ का वैल्यू कितना मिल गया आपको 90, और क्रय मूल्य कितना दिया है जी आपका, देखो क्रय मूल्य दिया है आपका 720 रुपये, तो 720 में आप 90 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 720 और 90, 0 9 2 11 का एक हासिल एक और 810, इसका सही आंसर हमारा 810 रुपये हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ये सब ध्यान रखना, लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए रामू ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी। चलो अब जो बोल रहा है उसको हम लोग लिखते जाते हैं। रामू ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी, मतलब क्रय मूल्य कितना दिया गया आपका, क्रय मूल्य दिया गया आपका 900 रुपये दिया गया है, उसने 600 रुपये में उसे बेच दिया। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया आपका, विक्रय मूल्य दिया गया आपका कितना 600 रुपये। ठीक है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो देखो जो हानि प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होता है आपका, हानि है ना बटा क्रय मूल्य है ना, गुना क्या होता है आपका 100, ये होता है आपका हानि %। ठीक है, अब देखो अब इससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको हानि निकालना पड़ेगा, हमको क्या निकालना पड़ेगा, हानि। तो हानि इज इक्वल टू क्या होता है आपका, हानि इक्वल टू होता है जी आपका क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का वैल्यू कितना दिया है 900 और विक्रय मूल्य का वैल्यू दिया है आपका 600, तो हानि कितना निकल जाएगा आपका 300। ठीक है, हानि का वैल्यू आप लोग को मिल गया, कितना मिल गया आपका 300 मिल गया। अब हमको हानि प्रतिशत, लाभ या हानि % ज्ञात करना था, तो हानि % हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, हानि का वैल्यू हमको मिल गया 300, क्रय मूल्य कितना है आपका, क्रय मूल्य कितना है आपका 900 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य आपका 900। ठीक है, और क्या करना है 100 गुना करना है, इस फार्मूला में हमने पुट कर दिया, हानि % चाहिए तो ये फार्मूला है, हानि का वैल्यू हमको 300 मिल गया, क्रय मूल्य 900 है और ये 100 का 100, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, 3 एकम 3 3 तिया 9, तो क्या हो जाएगा आपका 100/3 इज इक्वल टू कितना होगा आपका 33 सही 1/3%। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, दुकानदार थोक में स्पीकर खरीदता है। चलो अब जो कंडीशन बोल रहे हैं उसको लिखते चलते हैं। दुकानदार थोक में स्पीकर खरीदता है, 12 स्पीकरों की कीमत 3000 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या क्या दिया गया, देखो पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ ले रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझिएगा, उसके बाद हम लोग बनाएंगे इसको। देखो क्वेश्चन है, दुकानदार थोक में स्पीकर खरीदता है और 12 स्पीकरों की जो कीमत है वो 3000 रुपये है। ठीक है, यदि 2 स्पीकर खराब है और वह एक स्पीकर को 350 रुपये में बेचता है, तो दुकानदार द्वारा सभी स्पीकरों को बेचने पर अर्जित लाभ क्या होगा। ठीक है, चलो अब जो हमको दिया गया है डाटा उसको हम लोग लिखते चलते हैं। दुकानदार थोक में स्पीकर खरीदता है, 12 स्पीकरों की कीमत कितना है 3000, 12 स्पीकर। ठीक है,
12 स्पीकर की कीमत कितना दिया गया है जी आपका? 12 स्पीकर की कीमत दिया गया आपको 3000 रुपये। कितना दिया गया है? 3000 रुपये। ठीक है, यदि 2 स्पीकर खराब हो जाते हैं, चलो देखो, अगर 12 स्पीकर की कीमत 3000 रुपये दिए हैं, अगर 12 स्पीकर में 2 स्पीकर खराब होंगे तो 10 स्पीकर बचेंगे, है ना, 10 स्पीकर बचेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यदि 2 स्पीकर खराब हो जाते हैं और वह स्पीकर को 350 रुपये में बेचता है, वह स्पीकर को 350 रुपये में बेचता है, ठीक है। अगर देखो भैया, एक स्पीकर को, ठीक है, एक स्पीकर को अगर वो दुकानदार है 350 में बेचेगा, तो देखो 12 में तो आपका 2 स्पीकर खराब हो गया तो 10 बचा, तो 10 स्पीकर को अगर वो 350 में बेचेगा, 10 स्पीकर को 350 में बेचेगा, तो 350 गुना 10 हो जाएगा, होगा, है ना, 350 गुना 10 होगा, कितने होगा, हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ वो करोगे, ठीक है, 350 गुना 10 करोगे तो इसको गुना करिए, 10 शून्य 10 पंच 50 का शून्य, 5 और 10 या 30 35, तो 3500 हो जाएगा, ठीक है। ये तो यदि 2 स्पीकर खराब हो जाता है और वह स्पीकर को 350 रुपये में बेचता है, तो दुकान द्वारा सभी स्पीकरों को बेचने पर अर्जित लाभ क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। सभी स्पीकरों को बेचने पर अर्जित लाभ क्या है? तो देखो, 10 स्पीकर को उन्होंने बेचा, एक स्पीकर को वो 350 रुपये में बेच रहा है, तो 10 स्पीकर को कितने में बेचेगा? 10 गुना 350 मतलब 3500, ठीक है। अब दुकान द्वारा सभी स्पीकरों को बेचने पर अर्जित लाभ, तो आपको लाभ बताना है। लाभ इक्वल टू क्या होता है भैया? आपका विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखो, विक्रय मूल्य मतलब कितना में बेच रहा है वो? 3500 रुपये में बेच रहा है, और कितना में खरीदा था? 12 स्पीकर को 3000 रुपये में खरीदा था, तो लाभ इज इक्वल टू कितना होगा आपका? लाभ इज इक्वल टू आपका 500 रुपये हो जाएगा। कितना होगा? 500 रुपये। बस क्वेश्चन को समझना है, कुछ नहीं है ना। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 500 रुपये। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यदि किसी संख्या के 2/3 और उस संख्या के 60% के बीच का अंतर 60 है, तो वह संख्या क्या है? यदि किसी संख्या के 2/3 और उस संख्या के 60% के बीच का अंतर 60 है, ठीक है। चलो हम लोग मान लेते हैं, माना वह संख्या क्या आपका p है, माना वह संख्या p है। तो यदि किसी संख्या के 2/3 मतलब 2p/3 हो जाएगा, और उस संख्या के 60% के बीच का अंतर, है ना, और इस संख्या के कितना 60%, तो p गुना 60%, इसका अंतर कितना है? इसका अंतर आपका 60 है। इसका अंतर क्या है आपका? 60 है बोला जा रहा है, ठीक है। इसका अंतर आपका 60 है, तो वह संख्या क्या है? तो आपका 2p/3 हो जाएगा, और आप इसको p का 60% निकालोगे तो कितना होगा आपका? 3p/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 60 दिया है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको p का वैल्यू मिल जाएगा। p का वैल्यू हमको कितना मिलेगा आपका? 900। कितना मिल जाएगा जब आपका? 900। इसका सही आंसर हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 4th ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 2p/3 माइनस 3p/5, इसको अगर आप इज इक्वल टू 60 इसको सॉल्व करोगे तो इसका सही आंसर हमारा 900 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल में 25% लड़के लड़कियों के 3/4 भाग के बराबर है। यदि लड़कों की कुल संख्या 120 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, बढ़िया प्रश्न है। क्या है? एक स्कूल में 25% लड़के लड़कियों के 3/4 के बराबर है। जो बोल रहा है उसको लिखो। एक स्कूल में 25% लड़के हैं, वो क्या बोला जा रहा है? लड़कियों के, ठीक है, लड़कियों के 3/4 भाग के बराबर है। 3/4 भाग के क्या है? बराबर है। लड़कियों के 3/4 भाग के बराबर है, ये आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब आपसे क्या बोला जा रहा है कि चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। माना कि यहाँ लड़कियों की संख्या क्या है? देखो, एक स्कूल में 25% लड़के लड़कियों के 3/4 भाग के बराबर है, तो यदि लड़कों की कुल संख्या 120 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं, माना कि लड़कियों की संख्या कितना है आपका? 100 है, ठीक है। माना कि लड़कियों की संख्या कितना है जी आपका? 100 है। ये हमने मान लिया क्योंकि हमको लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, तो माना कि लड़कियों की संख्या कितना है आपका? 100 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नानुसार हमको दिया गया है आपका कुल लड़कों की संख्या कितना दिया? देखो, कुल लड़कों की संख्या, प्रश्नानुसार कुल लड़कों की संख्या हमको कितना दिया गया है जी? 120 दिया गया है। कितना दिया गया है? 120 दिया गया है। प्रश्नानुसार दिया गया ना, लड़कों की कुल संख्या आपको 120 है, तो हमने ये भी लिख दिया। तो देखो, अब लड़कों का 25%, लड़कों का
25%। अब मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पहले ही बोला जा रहा है कि एक स्कूल में 25% लड़के लड़कियों के 3/4 भाग के बराबर है। तो अब हमको लड़कों का 25% निकालना है। तो आप भैया 120 का 25% निकालिए। 120 गुना 25/100 हो जाएगा। देखो 25 एकम 25, 25 चौक 100 और 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा, लड़कों का 25% मतलब 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 है ना। तो यहाँ पास लड़कों का हमने 25% निकाला तो आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि जो 25% लड़के हैं वो लड़कियों के 3/4 भाग के बराबर है। जो 25% जो लड़के हैं, है ना, वो आपका लड़कियों के आपका 3/4 के बराबर है। 3/4 के बराबर है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो 25% लड़के का वैल्यू हमने निकाल लिया 30 और लड़कियों के 3/4 भाग के बराबर है। ठीक है, लड़कियों के आपका 3/4 भाग के बराबर है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो कितना आपका ये 3/4 है ना। और हमको लड़कियों की संख्या हमको ज्ञात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास x लगा देंगे। ठीक है, तो ये इसके बराबर है बोला जा रहा है। तो अगर आप अब x का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अगर आप x का वैल्यू निकालोगे तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका 40 है ना। 30 = आपका 30x/4 है। तो अगर आपको यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो होगा क्या जी, x का वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, देख लो अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास x = आपका क्या हो जाएगा, आपका 30 गुना आपका 4/3 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दाम 30 है ना, और 10 चौका 40, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है ना उसी को आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके हिसाब से आपको चीज़ों को करते जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या के 30% के 45% का 60% 162 है। चलिए सबसे पहले मानते हैं माना की संख्या। ठीक है, माना की संख्या आपका p है, माना की संख्या p है। अब बोला जा रहा है किसी संख्या के 30% है ना, किसी संख्या के 30% हो जाएगा, मतलब यहाँ पास 30 गुना 100 हो जाएगा। उसके बाद 45% मतलब 45 गुना 100 हो जाएगा। और आपका 60% मतलब 60/100 हो जाएगा। और कौन सी संख्या का आपका p का है ना, ये किसी संख्या का बोला गया तो हमने p माना है। अब ये किसके बराबर है, 162 के बराबर है। ठीक है, 162 के बराबर है। तो उस संख्या का 35% ज्ञात कीजिए। तो हमको इस संख्या का 35% हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलो तो अब इसको हम लोग यहाँ से p का वैल्यू हम निकाल लेंगे। p का वैल्यू कितना होगा जी, यहाँ से अगर मैं p का वैल्यू निकालूँ तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए p का वैल्यू कितना होगा, अगर हमको यहाँ से p का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 162 गुना कितना हो जाएगा, आपका 100 गुना 100 है ना, ये हो जाएगा आपका 162 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा आपका 30 गुना 45 गुना कितना होगा आपका 60। ठीक है, ये हो जाएगा किसका, p का वैल्यू। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करते हैं तो हमको कितना प्राप्त होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा कितना, आपका 2000। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2000 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो ये हमको सॉल्व करने से हमको 2000 प्राप्त होगा। तो अब इसी 2000 का हमको 35% ज्ञात करना है। ठीक है, तो देख लो जब 2000 है, 2000 का आपको 35% ज्ञात करना है। तो 35/100 कर दो, ये 2 शून्य कटा, ये 2 शून्य कटा, तो 35 गुना 20 कर लो। अब देखो 35 गुना 20 है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 20×5 100 का शून्य, हासिल आ गया 10 और 20×3 60 और 60×10 70। इसका सही आंसर 700 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 700। तो इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा आपका p का वैल्यू 2000 है ना। अब उसके बाद जो बोला गया है कि 162 है तो उस संख्या का 35% ज्ञात कीजिए। पहले हमने p का वैल्यू निकाल लिया, p का वैल्यू हमको मिल गया आपका 2000। अब इसी का हमको 35% निकालना है, तो इसका 35% हमने निकाल लिया 35/100 करके है ना। तो ये वैल्यू निकल गया कितना आपका 700। कितना निकल गया जी, 700। आगे बढ़ते हैं। देखिए, साधारण ब्याज पर 10% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में कितनी राशि 6000 रुपये हो जाएगी। जबरदस्त प्रश्न है। साधारण ब्याज पर 10% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में कितनी राशि 6000 रुपये हो जाएंगी। देखो जो जो हमको डाटा दिया हम लोग लिखते चलते हैं, क्या क्या दिया। देखो सबसे पहले हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, ए का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, 6000 रुपये। ठीक है, ए का वैल्यू हमको 6000 रुपये दिया गया है। और क्या दिया गया है हमको 10% दर इक्वल टू कितना दिया है हमको 10% दिया गया है। और क्या दिया गया है, टी का वैल्यू दिया है, टी इक्वल टू कितना दिया है 5 वर्ष दिया गया है। ठीक है, अब देखो भैया साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, चलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर
गुना समय बटा 100, ठीक है। ये साधारण ब्याज का क्या होता है, आपका फार्मूला होता है, ठीक है, साधारण ब्याज का। और अगर आपसे पूछेगा मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन का फार्मूला होता है आपका मूलधन धन साधारण ब्याज, ठीक है, मूलधन धन आपका साधारण ब्याज, ये आपका मिश्र धन का फार्मूला होता है, ठीक है। और मिश्र धन का वैल्यू दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि आपका साधारण ब्याज पर 10% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में कितनी राशि 6,000 रुपये हो जाएंगी। मतलब आपको किसकी गणना करना है, आपको गणना करना है आपको पी का, ठीक है, पी अर्थात मूलधन का गणना करना है, ठीक है। तो देखो माना कि जो आपका पी है, माना कि आपका जो मूलधन है वो आपका पी है, ऐसा आप लोग मान लीजिए। अब ये जो आपका मिश्र धन का फार्मूला है मूलधन धन साधारण ब्याज, इसी फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, डाटा को पुटअप करेंगे, है ना। इसी फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, डाटा को पुटअप करेंगे। मिश्र धन का वैल्यू कितना दिया आपका 6,000 दिया है, इज इक्वल टू हमको मूलधन चाहिए पी चाहिए, है ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो आप लोग को मैंने क्या बोला, ये फार्मूला है मिश्र धन बराबर मूलधन धन साधारण ब्याज। मिश्र धन का वैल्यू कितना दिया आपका 6,000 दिया है, इज इक्वल टू मूलधन हमको चाहिए तो पी, है ना। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है आपका मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, तो पी, है ना, गुना दर कितना दिया, देखो हमको दर कितना दिया है आपका 10%, है ना, गुना टी कितना दिया है हमको, देखो टी दिया है हमको 5 वर्ष, है ना, बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो 6,000 इज इक्वल टू पी प्लस आपका पी गुना 10 गुना 5/100 हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ दिया इसको, देखो 10 एकम 10, 10 दाम 100 हो जाएगा, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 6,000 इज इक्वल टू कितना होगा जी आपको, 6,000 इज इक्वल टू पी प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पास p बटा 2 हो जाएगा, p प्लस पी बटा 2। तो 6,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2p प्लस पी बाई 2, मतलब 3p/2 हो जाएगा, 3p/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पास कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12,000, 12,000 इज इक्वल टू आपका 3p हो जाएगा। तो p का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लोगे, कितना निकल जाएगा आपका 4,000 निकल जाएगा, p का वैल्यू 4,000। तो देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया है p का वैल्यू आपका 4,000 हो जाएगा। जो कंडीशन दिया गया उसी को आपको रखने चलता है ना। तो देखो यहाँ पास मिश्र धन का फार्मूला, मिश्र धन का वैल्यू दिया है 6,000, तो हमने 6,000 यहाँ पास लिखे हैं, है ना, 6,000 हमने लिखा। मूलधन धन साधारण ब्याज, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन धन साधारण ब्याज, मूलधन का वैल्यू हमको चाहिए, पी का वैल्यू चाहिए, और साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, है ना। तो कुछ नहीं किए, बस यही जो हमारा मेन फार्मूला है इससे में हमने डाटा पुटअप किया और हमको वैल्यू हमको प्राप्त हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, इन संख्याओं का योग 108 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। चलो तो आपको दिया गया है 3 संख्याओं का अनुपात 2 दिया गया है, 2:3:4 दिया गया है, और इन संख्याओं का योग, है ना, इन संख्याओं का योग कितना दिया है आपका 108 दिया है। तो मानते हैं कि ये तीनों संख्याएं हैं, है ना, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आपका की है। माना कि इन तीनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, के है ना। तो संख्या क्या हो जाएगा आपका 2k हो जाएगा, 3k हो जाएगा और आपका 4k हो जाएगा। अब बोला जा रहा है इन संख्याओं का योग 108 है, तो 2k प्लस आपका 3k प्लस 4k इज इक्वल टू कितना है 108 हो जाएगा। तीनों को ऐड कर दो, 4 3 7 2 9, 9 के इक्वल टू कितना होगा 108 हो जाएगा। तो k का वैल्यू यहाँ से निकालना है 108/9, ठीक है, 108/9, तो 9 एकम 9, 12 नहीं है 108, तो k का वैल्यू कितना निकल गया आपका 12 निकल गया, है ना। अब आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ी संख्या क्या आपका 4k है, तो 4 गुना k का वैल्यू आपको पता चल गया 12, तो 12 चौक कितना हो जाएगा आपका 48, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, तो हमारा सही आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि x/y इज इक्वल टू 37, है ना, यहाँ पास x/y है जी, देखो x/y का वैल्यू कितना दिया है 37 दिया है, ठीक है। तो 3x + 5y, तो आपको 3x + 5y अपॉन y माइनस x का मान ज्ञात करना है, इसका हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मान क्या होगा, तो चलिए देखिए x/y का वैल्यू इतना दिया है, तो हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो हमको किसका वैल्यू चाहिए 3x + 5y बटा y माइनस x। अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमको दिया है इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं y का कॉमन लेता हूँ, y का कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा 3x/y प्लस 5y/y अपॉन y माइनस x/y, ये हो जाएगा। अब ये y कैंसिल हो गया, ये y भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमको क्या बचा है, देखो 3x/y प्लस 5/1 माइनस x/y, ये हमको बचा, ये बचा ना हमको जी, यही तो प्राप्त हुआ, ऐसा कैंसिल हुआ। तो देखिए अब क्या करेंगे, x/y का वैल्यू हमको क्या दिया 37 दिया, क्या दिया 37, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 गुना 37, ठीक है, प्लस 5
अपॉन 1 माइनस एक्स बटा वाई का वैल्यू कितना दिया आपका 37। अब अगर आप इसको ये सॉल्व करोगे, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको आंसर मिल जाएगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था एक्स बटा वाई इक्वल टू 37, ठीक है, और आपका 3x प्लस 5y बटा वाई माइनस एक्स का मान आपको निकालना था। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, है ना। कुछ नहीं किया है, हम क्या किए हैं, एक्स बटा वाई, ठीक है, एक्स बटा जो वाई है इसका वैल्यू हमने क्या रखा है, ये 37 नहीं है जी, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, जो एक्स बटा वाई है ये आपका 37 नहीं है, 3/7 है ना। एक्स बटा वाई इज इक्वल टू आपका 3/7 है। तो अगर आप यहाँ पास 3/7 रखोगे, ये 3/7 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी क्या होगा आपका 3/7 हो जाएगा। ठीक है, एक्स बटा वाई का वैल्यू 3/7 है। थोड़ा सा यहाँ पास क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया था। एक्स बटा वाई इज इक्वल टू 3/7 है, तो आपको 3x धन 5y अपॉन वाई माइनस एक्स का वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया, ये जो हमको इक्वेशन दिया गया था इसमें हमने y को कॉमन निकाल दिया। y को कॉमन निकालने के बाद एक इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन में जो x बटा वाई का वैल्यू हमको 3/7 दिया है उसी को हमने पुटअप कर दिया, फिर हमको आंसर मिल गया कितना, 11। कुछ नहीं है, बस x बटा वाई का वैल्यू को हमको पुट करना है वहाँ। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि उनमें से 8 को घटाया जाता है तो वे 4:5 के अनुपात में हो जाती है। चलो मान लो कि दो संख्या, माना कि जो आपका दो संख्या है ना, माना दो संख्या आपका 5x और क्या आपका 6x है, 5x और 6x है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, उसमें से 8 घटाया जाए तो 5x माइनस 8 अपॉन 6x माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, तो वे आपका 4:5 के अनुपात में हो जाती है। ठीक है, तो 4:5 के अनुपात में हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो इजी है जी, इसका इससे गुना कर दो, 5×5 = 25, x माइनस 5×8 = 40 इक्वल टू 6×4 = 24, x माइनस 8×4 = 32 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको यहाँ से x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, देख लो 25, 24, यहाँ पास x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपका, 8 निकल जाएगा, निकलेगा। तो आपको संख्या निकालना है। ठीक है, तो आपको संख्या निकालना है। तो 5x और 6x हमने माने थे, तो संख्या x का वैल्यू 8 है, तो 5 × 8 इक्वल टू आपका 40 हो जाएगा, और 6 × 8 इक्वल टू आपका 48 हो जाएगा। तो 40 और 48 इसका सही आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि किसी त्रिभुज से कोण 1:2:3 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, मतलब 180 अंश होता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि यदि त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात है, माना x मानते हैं प्लस 2x प्लस 3x है ना, ये इसके अनुपात में है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका 180 अंश होता है, सभी को पता है। तो 3 तो 5 और 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो x का वैल्यू यहाँ से निकालोगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। x का वैल्यू आपको 30 मिल गया, है ना। तो क्या बोला जा रहा है, सबसे बड़े कोण का मान, तो सबसे बड़े कोण मतलब 3x, तो 3 गुना आपका x का वैल्यू 30 है, तो 3 गुना 30 तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारा 90 डिग्री, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है जी। ठीक है, चलो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये गणित का क्वेश्चन है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा कैलकुलेट करने में तो उसको आप लोग समझ लीजिएगा, बाकी आपको ऐसे ही सॉल्व करने, सिंपल क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन करते हैं। ट और ड का उच्चारण कहाँ से होता है, कर्ण से, तालु से, मूर्धा से या ओठ से। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, और 25 स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। अब ये 5 वर्ग कौन कौन सा है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और आपका प वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा हो जाएगा। च वर्ग में आपका च, छ, ज, झ, ञ हो जाएगा। ट वर्ग में आपका ट, ठ, ड, ढ, अणा हो जाएगा। त वर्ग में त, थ, द, ध, न हो जाएगा। और प वर्ग में आपका प, फ, ब, भ और म हो जाएगा। ठीक है, ये जो क वर्ग के सभी वर्ण हैं इसका उच्चारण कर्ण से होता है। च वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण तालु से होता है। ट वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है। त वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण आपका दांत से होता है, और प वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण ओंठ से होता है। ठीक है, तो बोला गया है ट और ड का उच्चारण कहाँ से होता है, देख लो ये ट है और ये ड है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से। इसका सही आंसर हमारा मूर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा जी, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। गली गली में कौन सा समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। देखो यहाँ पास बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, किसका, योजक चिन्ह का। और हमेशा आप सभी को पता है कि योजक चिन्ह का प्रयोग किस में होता है, आपका द्वंद्व समास में होता है। किस में, द्वंद्व समास। तो यही समझ के आपको इसको आंसर में द्वंद्व समास नहीं लगा देना है भाई, है ना। हमको ये पता है कि
ये द्वंद्व समास के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर एक ही शब्दों की आवृत्ति होता है, एक ही शब्दों की आवृत्ति होता है और बीच में उनके योजक चिन्ह है, तो वहाँ कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। इसका सही आंसर आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक है, यहाँ पास गली गली, गली गली में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, क्योंकि एक ही शब्दों की यहाँ पास आवृत्ति हो रहा है, हालांकि बीच में योजक चिन्ह है लेकिन एक ही शब्दों की आवृत्ति हो रहा है, तो यहाँ पास कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अगर यहाँ पास ऐसा रहता घर द्वार और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है तभी आपका द्वंद्व समास में आता, लेकिन अगर ऐसा दे देता घर घर, तभी किस में आता? आपका अव्ययी भाव समास में। मतलब एक ही शब्दों का अगर आवृत्ति होगा तो आपका अव्ययी भाव समास में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अनुच्छेद शब्द में कौन सी संधि है? अनुच्छेद शब्द का संधि विच्छेद करिए, क्या होगा? आपका अनुधन छेद हो जाएगा। ठीक है, अनुधन छेद हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। तो जाहिर सी बात है कौन से संधि में विसर्ग का प्रयोग होता है? आपका विसर्ग संधि में। तो इसका सही आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। व्याघ्र और शार्दूल किसका पर्यायवाची होता है? शेर का, हिरण का, बंदर का या कुत्ता का? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका शेर का हो जाएगा। ठीक है, जो आपका व्याघ्र और शार्दूल शेर का पर्यायवाची होता है। शेर का कौन कौन सा होता है? देखो मृगराज हो जाएगा आपका, है ना, वनराज हो जाएगा आपका, उसके बाद केहरी हो जाएगा आपका, केहरी के बाद केसरी हो जाएगा, केसरी। ठीक है, केसरी, केसरी के बाद आपका शार्दूल हो जाएगा, शार्दूल के बाद आपका व्याघ्र हो जाएगा। ठीक है, व्याघ्र के बाद आपको याद रखना है नखायुत। ये सब किसका पर्यायवाची होता है जी? ये सब आपका शेर का। पंचानन, ये सब शेर का पर्यायवाची होता है। इसका सही आंसर हमारा शेर हो जाएगा। हिरण का मृग हो जाएगा आपका, हरिण हो जाएगा आपका, सुरभि हो जाएगा, ये हिरण का होता है। ठीक है, बंदर का देखो आपका वानर हो जाएगा, कपी हो जाएगा आपका, मरकट हो जाएगा आपका, है ना, कीस हो जाएगा आपका, शाखा मृग हो जाएगा। ये सब किसका होता है? बंदर का होता है। कुत्ता का क्या होता है? कुत्ता का स्वा हो जाएगा आपका, स्वा के बाद स्वान हो जाएगा, स्वान के बाद स्वजन हो जाएगा, स्वजन के बाद आपका सारमेव हो जाएगा। ये सब कुत्ता का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन का आंसर शेर हो जाएगा। नदिया शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या पदार्थवाचक? नदिया कहने से मतलब हम बहुत सारे नदी की बात कर सकते हैं। नदिया में गंगा भी आएगा, यमुना भी आएगा, सरस्वती भी आएगा, महानदी भी आएगा, इंद्रावती भी आएगा। तो नदिया शब्द मतलब ये नदी के जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन पर्टिकुलर बोलेगा महानदी, महानदी में कौन सा संज्ञा है? तो महानदी में आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पास नदिया बोला गया, तो नदियाँ तो बहुत सारी हैं, है ना, तो नदिया शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब देखो, अब हम लोग इंडिया जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके इंडिया जीके से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती कहाँ बसे थे? चित्तौड़ में, बुंदेलखंड में, अजमेर में, या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर में। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी में सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ये आपका राजस्थान के अजमेर में आकर बस गए थे। ठीक है, ये जो आपका ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है ये एक प्रसिद्ध सूफी संत है। वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में, अंतिम अंतिम चरणों में वो आपका राजस्थान के अजमेर में आकर बस गए। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? इसका सही आंसर केरल, आप सबको पता भी होगा। इसका सही आंसर हमारा केरल हो जाएगा। केरल के बाद अगर बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश है, ये पहला हो जाएगा, ये आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। तो केरल में आपका भारत के किस राज्य में बोला गया है? तो केरल में आपका महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, जो सोडा वाटर है इसको बनाने के लिए CO2 गैस का उपयोग किया जाता है, आप सबको पता भी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका, भारत का संविधान संवैधानिक कमेटी द्वारा कब अपनाया गया था? 25 अक्टूबर 1948, 25 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1948 और 26 नवंबर 1949? तो अपनाया कब गया था बोला गया है ना, अपनाया गया या अंगीकृत कब किया गया, अगर ऐसा पूछता है तो 26 नवंबर 1949। लेकिन हमारा संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब बहुत समय भी हो गया और हमको और क्वेश्चन अभी करने हैं, है ना। बस आप लोग ध्यान रखिएगा इसका क्वेश्चन क्या होगा, बस आपको एक पैटर्न को समझना है किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? श्रीमती जयललिता, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल या श्रीमती इंदिरा गांधी? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, तो भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारत में मसालों और नमक के निर्यात को संभालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह जिम्मेदार है? मार्मुगांव, एन्नोर, कोच्चि और विशाखापट्टनम? इसका सही आंसर आपका कोच्चि बंदरगाह हो जाएगा। जो कोच्चि बंदरगाह कहाँ पड़ता है? आपका केरल में पड़ता है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, विशाखापट्टनम आपका
आंध्र प्रदेश में पड़ता है, मार्मुगांव और इन्नौर आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो भारत में मसालों और नमक के निर्यात को संभालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह जिम्मेदार है? इसका सही आंसर जगह पर कोच्चि बंदरगाह जो केरल में पड़ता है। जी आगे बढ़ते हैं। ई गवर्नेंस में G2C किसको संबोधित करता है? सरकार से नागरिक, सरकार से व्यापार, सरकार से कर्मचारी, सरकार से सरकार। इस क्वेश्चन का सही आंसर जगह पर सरकार से नागरिक, है ना, गवर्नमेंट टू सिटीजन, है ना, इसका सही आंसर जगह पर गवर्नमेंट टू सिटीजन अर्थात सरकार से नागरिक, गवर्नमेंट टू सिटीजन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अगर मैं देखूंगा तो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है? मोहिनीअट्टम, कथक, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जो चिदम्बरम मंदिर है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में। और इसी आपका चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर भरतनाट्यम शैली है, ये आपका अंकित है, ये आपको ध्यान रखना है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का आपका शास्त्रीय नृत्य है ना। तमिलनाडु का क्या है जी? आपका शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और कथक आपका यूपी का है, आप सभी को पता है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है जी? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का? आपका आंध्र प्रदेश का, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? इसका सही आंसर असम, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब। इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश। तो सियोम ब्रिज का उद्घाटन हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसके द्वारा किया गया है, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधार अपनाए गए थे? 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 6ठी पंचवर्षीय योजना में या 9वीं पंचवर्षीय योजना में? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका ड्यूरेशन टेन्योर कब से कब तक था आपका? 1992 से आपका 1997, ठीक है। इसी समय क्या हुआ था हमारे देश में? आर्थिक मंदी आ गया था, आर्थिक संकट आ गया था, है ना। तो इसी समय में आपका उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधार को अपनाया गया था, ठीक है। इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए, भारत के इस राज्यों में किस राज्य की 2 राजधानियां हैं? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान और मध्य प्रदेश। देखो, मध्य प्रदेश की 2 राजधानियां नहीं है, राजस्थान की भी नहीं है, जम्मू और कश्मीर इनकी 2 राजधानियां हैं, लेकिन ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपका केंद्र शासित प्रदेश, इसकी 2 राजधानी है, बिल्कुल सही, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पास राज्य का पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, है ना। हिमाचल प्रदेश की आपका 2 राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है, शिमला और धर्मशाला, ठीक है। तो भारत के इन राज्यों में किस राज्य की 2 राजधानियाँ हैं? तो आपको हिमाचल प्रदेश का, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और भारत। देखो, करंट अफेयर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जी हमारा भारत। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हमारा भारत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है? खरीफ मतलब जिसको आपका वर्षा ऋतु के समय में बोया जाता है। देखो, चावल तो खरीफ फसल का उदाहरण है, मूंगफली भी है, मक्का भी है, लेकिन जो मटर होता है ना, मटर आपका रबी फसल होता है। रबी फसल जिसको शीत के समय में, अर्थात आपका शीत ऋतु के समय में इसको बोया जाता है, ठीक है। तो कौन खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर आपका मटर हो जाएगा। चना, मटर, है ना, ये सब आपका किसका रबी फसल का उदाहरण है? चना, मटर, अरहर, अलसी, ये सब आपका रबी फसल के उदाहरण है, जबकि चावल, मूंगफली, मक्का ये सब आपका खरीफ फसल के उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसे संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? भारत के महान्यायवादी, भारत का महायाचक, भारत के मुख्य न्यायाधीश और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका भारत के महान्यायवादी हो जाएगा, है ना। भारत के महान्यायवादी को आपका संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए। यह वाक्य किसने दिया? यह बयान किसने दिया? एम एन राय ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने या महात्मा गांधी ने? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का जो संविधान है वो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक मतलब जिसका संबंध पैसों से हो, है ना। देखो, आपका नौकरी भी आर्थिक क्रिया का उदाहरण है, परिवहन भी आर्थिक क्रिया का उदाहरण है, किसानी भी आर्थिक क्रिया का उदाहरण है, जबकि जो स्वैच्छिक समाज सेवा है ना, ये आपका आर्थिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अब देखो, हम लोग इंग्लिश से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हर डॉग कैन क्लाइम अंडर द फेंस, है ना।
अंडर द फेंस। तो ये जो अंडर है, अंडर का आपको क्या बताना है, एंटोनम्स बताना है, ओवर, सिंग, बिहाइंड या बेंथ। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ओवर हो जाएगा। देखो अंडर मीन्स होता है बिलो द सरफेस, है ना, अंडर मतलब क्या होता है आपका बिलो द सरफेस, ठीक है, बिलो द सरफेस और समथिंग, ठीक है, बिलो द सरफेस और समथिंग, ये आपका अंडर का क्या होता है, मीनिंग होता है। तो अंडर का आपको एंटोनम्स बताना है तो ओवर हो जाएगा। ओवर का मीनिंग क्या होता है, अबो और हायर देन समथिंग, है ना, ओवर का जो मीनिंग होता है अबो और हायर देन समथिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, अ थिंग फिट टू इट, है ना, आपको वन वर्ड बताना है, अ थिंग फिट टू इट, एलिजिबल, डाइजेस्टिबल, क्यूरेबल और एडिबल। इसका वन वर्ड आपको बताना है, क्या बताना है, ए थिंग फिट टू इट। तो इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा आपका, एडिबल, क्या हो जाएगा, एडिबल, है ना, एडिबल मतलब क्या होता है आपका, खाने योग्य होता है, क्या होता है, खाने योग्य, खाने योग्य। और क्या पूछा गया है, अ थिंग फिट टू इट, मतलब ऐसा चीज़ जो खाने के योग्य हो, तो क्या बोलेंगे, एडिबल होंगे, एडिबल बोलेंगे, है ना, ये वन वर्ड हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। लिली लिवर्ड, लिली लिवर्ड, इसका आपका करेक्ट मीनिंग बताना है। ऑप्शन है ब्रेव, कॉमिका, नॉट ब्रेव और नॉटी, है ना। चलो इसका आंसर बताना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। इसका सही आंसर क्या होगा, लिली लिवर्ड, इसका अर्थ क्या होता है, कमजोर या कायर, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आपको, कमजोर या कायर इसका अर्थ होता है। अब इसका सही मीनिंग बताना है, इसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, नॉट ब्रेव, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, नॉट ब्रेव हो जाएगा, ठीक है। नॉट ब्रेव मतलब जो बहादुर नहीं है, जो बहादुर नहीं है मतलब वही क्या है, कमजोर है, कायर है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सी हैड अ एबिलिटी टू परस्यूड अदर्स, हाफ, उसके बाद आपका सुपीरियर्स, उसके बाद आउटरीच, फिर इम्प्रेस बताना है। एबिलिटी टू परस्यूड अदर्स, ठीक है, एबिलिटी टू परस्यूड अदर, इसका आपको अर्थ बताना है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इम्प्रेस, है ना, मतलब लोगों को बनाना, लोगों को मनाना। देखो एबिलिटी टू परस्यूड अदर्स मतलब लोगों को मनाना, यही क्या कहलाता है आपका, इम्प्रेस कहलाता है। इसका सही आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक। सी इज ब्लैंक अ पिकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ी। ऑप्शन है वेरी ब्यूटीफुल एज, सो ब्यूटीफुल, एज ब्यूटीफुल एज, ब्यूटीफुल लाइक। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक। सी इज यहाँ पास आ जाएगा, सी इज अस ब्यूटीफुल, है ना, सी इज अस ब्यूटीफुल एज अ पिकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ी, है ना। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पेडागॉजी उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो वृद्धि का संबंध बच्चे के व्यक्तित्व के किस आयाम से है, मानसिक, शारीरिक, नैतिक या संवेगात्मक। तो वृद्धि का जो संबंध है शारीरिक आयाम से है, ठीक है। वृद्धि मतलब शरीर का बढ़ना, ठीक है, वृद्धि मतलब क्या होता है, शरीर का बढ़ना। वृद्धि मतलब क्या होता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में होने वाला जो इंक्रीमेंट है वही आपका वृद्धि कहलाता है। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास किससे होता है, बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, वयस्कावस्था तक या संपूर्ण जीवन काल के दौरान। तो जो गत्यात्मक और जो संज्ञानात्मक विकास है ना, ये आपका संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है, ठीक है जी, ये संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बच्चों में समीपस्थ दूराभिमुख विकास का क्रम क्या है, सिर से पैर की ओर, सिर से हृदय की ओर, केंद्र से परिधि की ओर या आपका छाती से पैर की ओर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखो इन सबका मैं एक्सप्लेनेशन वाला और अलग से क्लास लाऊंगा, अभी बस मैं आपको मॉडल पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। ये टॉपिक वाइज मैं आप लोग को पूरा पढ़ाता जाऊँगा, है ना, बाल विकास से रिलेटेड कोई आपका वीडियोज़ आएंगे जी, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलो देखो, तो बच्चों में समीप दूराभिमुख की विकास का क्रम क्या है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका केंद्र से आपका परिधि की ओर। इसका सही आंसर केंद्र से परिधि की ओर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखो बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही है। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। दूसरा, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता। तीसरा, एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और चौथा, विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कौन सा कथन आपका सही है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की ओर होता है, ठीक है। इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा,
विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की ओर होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए विकास क्या है, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक आयामी है, वातावरणीय कारणों से प्रभावित नहीं होता। तो विकास क्या है आपका, इसका सही आंसर आपका शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परिवार में संघर्ष, झगड़े और तनाव किसको जन्म देते हैं? तो ये अगर परिवार में संघर्ष, झगड़े और तनाव होंगे तो ये आपका नकारात्मक भावनाएं को जन्म देते हैं। किसको? नकारात्मक भावनाएं को जन्म देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण जो बाहरी कारक के रूप में मानव विकास को प्रभावित करता है, प्रकृति, समुदाय और पर्यावरण। समुदाय, स्कूल और सामाजिक वातावरण, स्कूल, सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण, और प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए भौतिक कारक जो किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है वह है वातावरण जिसमें वह बढ़ता है, उसके संबंधी साधन या धार्मिक अनुष्ठान। इजी क्वेश्चन है। भौतिक कारक जो किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है, वातावरण जिसमें वह बढ़ता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से विकास और शिक्षण के बीच संबंध को दर्शाता है? शिक्षण विकास के निरपेक्ष होता है, शिक्षण की दर विकास की दर से बहुत अधिक है, विकास और शिक्षण अंतर संबंधित और अंतर निर्भर है। तो ये तीसरा वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास और शिक्षण अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं, मतलब विकास के जितने भी जो आयाम होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। ठीक है, अगर विकास के एक भी डोमेन है वो आपका सही नहीं होता तो बाकी जितने भी डोमेन रहते हैं उसको प्रभावित करते हैं। सब मैं अच्छे से आप लोग को जब टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तो और अच्छे डील करूंगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकता और पर्यावरण के अध्ययन का शैक्षिक निहितार्थ है वह परिवेश जहाँ से एक व्यक्ति अपने विकास और गतिविधियों के लिए उद्दीपक प्राप्त करता है। दूसरा, इसमें वह सब सम्मिलित है जो हम अपने आसपास देखते और सुनते हैं। तीसरा, ये दोनों व्यक्ति के व्यवहार संबंधी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। चौथा, अनुवांशिकता और पर्यावरण का अध्ययन शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण कारकों को समझने में सक्षम बनाता है। इसका सही आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब देखते हैं, अब वही छत्तीसगढ़ जैसे 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी आपका हिस्ट्री से आएगा। देखो, स्वतंत्रता संग्राम में इस राज्य का प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त है? सभी को पता होगा। इसका सही आंसर आपको वीर नारायण सिंह। ठीक है, वीर नारायण सिंह को हमारे राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको 10 दिसंबर 1857 को फांसी की सजा दिया गया था रायपुर के जय स्तंभ चौक में, आप सभी को पता होगा। तो स्वतंत्रता संग्राम में इस राज्य का प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो वीर नारायण सिंह जी को प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर मास्टर शिवलाल, श्री छबीराम चौबे, श्री गज्जूलाल शर्मा या ठाकुर प्यारेलाल से। इसका सही आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन ठाकुर प्यारेलाल से हो जाएगा। तो राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ? 1 जनवरी 1923, 18 मार्च 1922, 15 सितंबर 1924 या 31 मार्च 1923। इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 31 मार्च 1923, है ना। झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में आपका 31 मार्च 1923 को क्या हुआ था? आपका प्रारंभ हुआ था। इसका सही आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था? 29 मार्च 1932, 29 जनवरी 1932, उसके बाद 20 जनवरी 1932, 20 मार्च 1932। इसका सही आंसर आपका 29 जनवरी 1932 हो जाएगा। ठीक है, रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन हुआ था आपका 29 जनवरी 1932 में। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, है ना। इसमें बस 2-3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर को और आप लोग करिएगा, मतलब 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे। मैं इंडिया के करंट अफेयर 1-2 करंट अफेयर को सॉल्व कराया हूँ, बाकी छत्तीसगढ़ का भी 1-2 करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। तो ये एक पैटर्न है, मैं आप लोग को यही बताना चाह रहा था। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको इसी के तरीके से आपको अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, अब आप लोग देखिए कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे आपको रणनीति बनाना है, आप लोग को समझ में आ गया होगा पैटर्न, है ना। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मैं मान रहा हूँ कि आज का जो वीडियो है ये थोड़ा आपका जल्दी मैंने बताया हुआ है, इसलिए बताया क्योंकि बस मैं पैटर्न को आप लोग को समझाना चाह रहा था, है ना। एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं किया हूँ क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाता है जी। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।